बड़ी दूर से आए हैं और प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। ये सारी बातें आप करेंगे ज़रूर और ये सारी बातें करने के लिए मैं आपको विवश भी कर दूंगा। मेरा देर से आना और ये जो भी परिस्थिति मेरे लिए बनी, वाकई में इस बात को मुझे और पहले, इस टॉपिक को और पहले लाना चाहिए था। हुजूर, बात ये निकली कि समय कम मिल पाया हमें, अतएव हुजूर आते आते हम लेट हो गए, इस वजह से लेट हो गए। लेकिन अब वो अलग बात है, सफलता मिले ना मिले ये अलग बात है। अब हम मेहनत ही ना करें ये गलत बात है। अभी जो शेष वक्त है, क्योंकि वक्त कभी तो हाथ में होता ही नहीं है इंसान के, कब ये फिसल जाए रेत की तरह कुछ पता ही नहीं चलता। हम तो जिस मोड़ पर हैं बस इतनी कामना कर सकते हैं, जितने भी अवशेष स्टूडेंट्स जिनके अभी भी एग्ज़ाम होने बाकी हैं आपके सीटेट के, उनसे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के मैं हाजिर हूँ उनके लिए। एक तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। एक ये रनिंग कोर्स समझ लें, एक बड़ी स्पीड से जाने वाली एक क्लास, एक बड़ी वेग से चलने वाली एक गाड़ी जो आपको अपने रास्ते में अपना अनुभव शेयर करती जाएगी और महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन कराने में आपको मदद करेगी। आप याद करके बैठे हैं, आप प्रिपेयर होके बैठे हैं, उसी प्रिपेयर को और मजबूत करने के लिए हम आए हुए हैं। हम आपका विश्वास बढ़ाने आए हुए हैं अपने चैनल से कि जाना जरा एग्जाम में, डरना नहीं है। एग्जाम में जाइएगा पूरे मनोवेग से, पूरे शिद्दत से, पूरे जोश और जुनून से। इस वजह से हम आए, आपका उत्साह बढ़ाने के लिए, आपकी याददाश्त को और बेहतर करने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण सिलसिले, एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आपका स्वागत है। सीटेट स्पेशल हिंदी पेडागॉजी, यानी हिंदी का शिक्षा शास्त्र। यहाँ से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, मैं उन प्रश्नों पर मुखातिब हूँ। यहाँ उन प्रश्नों की बारीकियों का चर्चा मैं करने वाला हूँ जो पिछले एग्जामों में पूछे आ रहे हैं और बार बार हमसे गलत होते भी रहे हैं। मैं वाकई में कोई प्रश्नोत्तरी लेकर नहीं हाजिर हूँ फिर भी, लेकिन आपको याद कराने के लिए, वो आपका विशेष लम्हा छूट न जाए, आप एग्जाम में बैठें तो प्रिपेयर होकर के बैठें, उस बात के लिए ये क्लास है, इस उद्देश्य के लिए ये क्लास है। एक मान के चलें ये क्रैश क्लास है, तेजी से बढ़ने वाली क्लास है। यहाँ आपको बस हमारे साथ जुड़ना है मनोवेग से, प्यार से। तो तैयार हो जाइए एक बेहतरीन लड़ाई के लिए। हिंदी पेडागॉजी, आप भाषा की बात करेंगे, हमारी हिंदी भाषा की बात करेंगे। जहाँ से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ वाकई में ये स्पीड होगी लिखित, मौखिक, सांकेतिक। ये बात तो पता है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक, इससे संबंधित वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर शुरुआत में ही मैंने डाली हुई है। लेकिन भाषा वाकई में लिखित, मौखिक, सांकेतिक है। यहाँ से प्रश्न हमारा एग्जामिनर हमारे सीटेट में क्या कर सकता है, मैं उस पर चर्चा करूँगा। लिखित, मौखिक और एक आपकी तीसरी भाषा है सांकेतिक। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण बात हमारा एग्जामिनर हमारे सीटेट बेस पर क्या पूछ सकता है, वो पूछेगा कौन सबसे अस्थाई भाषा है। तो लिखित भाषा सबसे अस्थाई है, मोहर लगा लीजिए। लिखित भाषा सबसे ज़्यादा अस्थाई है। ये इसलिए सर्वाधिक अस्थाई है क्योंकि आपको पता है, आप पता नहीं कितने वर्षों का जो चित्रण लेकर घूम रहे हैं, पता नहीं कितने वर्षों की पुरानी याददाश्त जो सजो करके आज अपने कंपटीशन एग्जाम में किसी और को बता रहे हैं। तमाम ऐसी लिखी चीज़ जो हम आपके सामने प्रदर्शित कर पा रहे हैं, हकीकत में ये लिखित है, यानी ये ज़्यादा अस्थाई है। मुंह से बोल करके इंसान कब कहाँ चला जाए क्या पता होता है, और आपको इससे ज़्यादा अनुभव कहाँ है। इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, बड़ा मज़ेदार है ये बात। होता क्या है कि हम इसे कठिन मान करके याद नहीं कर पाते, इसलिए मैं इसे सहज करने आया हूँ, है ना। सहज लिखोगे यार ज़्यादा टिकेगी बात। तो जुबान की क्या वैल्यू आज के दौर में इंसान होगी, कब बदल जाए क्या पता है ना। इसलिए अस्थाई मान के चलना। लिखित क्या है, अस्थाई। आज से कुछ भी कोई काम करो तो उसका लिखित ले लो कि देखना ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो लिखित है यानी एक अस्थाई भाषा होगी। अब जरा ध्यान दें, भाषा के दो महत्वपूर्ण आयामों पर प्रश्न पूछा जाएगा, दो महत्वपूर्ण आयामों पर। जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे होंगे, मेरी ये दी हुई क्लास आपको बहुत मनोवेग से आपको प्रेरित कर रही होगी। क्या सर आपके बताए हुए प्रश्न आए हुए हैं? जी हाँ, दौड़ दौड़ के आएंगे, विश्वास करके जाइए, मज़ा आ जाएगा एग्जाम में अगर आप इसे पूरे मनोवेग से देख रहे होंगे तो।
और ये याद भी हो जाएगा, इसी वक्त याद कराऊंगा, देखना जरा, इसमें कुछ कठिन नहीं है, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, अस्थाई है तो बात क्लियर है। आयाम की बात जब मैं कर रहा हूं कि आयामों की बात होगी, तो भाषा के दो महत्वपूर्ण आयाम की बात मैं करूंगा। एक तो अर्जन, एक अर्जन है भाषा अर्जन की प्रक्रिया, और एक भाषा अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम, बहुत कुछ सीखना है यहाँ से। अर्जन और अधिगम दोनों में अंतर क्या है? मजेदार बात, यह स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, परंतु यह स्वाभाविक नहीं है। यहां ध्यान देना, यह स्वाभाविक है तो यह स्वाभाविक नहीं है। देखना जरा, यह अनौपचारिक है, अनौपचारिक है, एक साथ कई प्रश्न कई उत्तर, परंतु यह औपचारिक है। अनौपचारिक, औपचारिक, यहां बात होगी यह अचेतन है, और कहीं कहीं यही बात लिखी रहेगी अवचेतन, तो बिल्कुल घबराना नहीं हम लोगों को। अचेतन लिखा हो या अवचेतन लिखा हो, लेकिन ठीक इसके विपरीत भाषा अधिगम क्या है? चेतन है। जो भाषा का अधिगम वाला आयाम है, सीखने वाला आयाम है, यानी एक अर्जन है एक अधिगम है। तो जो भाषा का आयाम यानी अर्जन और अधिगम करके आ गया है, वो वाकई में भाषा का अर्जन जो होना है या भाषा का अधिगम जो होना है, वो हमारा एक कैसी प्रक्रिया होगी? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम औपचारिक चेतन वाली बात कर रहे हैं। यानी यहाँ चलो स्कूल चलें, यहाँ स्कूल की बात होगी, यहाँ आपके व्याकरण की बात होगी, स्कूल, व्याकरण, यहाँ नियम चलेंगे, ये हमारी दूसरी भाषा होगी, यह हमारी दूसरी भाषा होगी। देखना जरा क्या क्या बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ देखिए, यह स्वाभाविक है, अनौपचारिक है, अचेतन है, अवचेतन है। यहाँ स्कूल कॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, और यह मातृभाषा है हमारी, यह हमारी मातृभाषा है, यह हमारी पहली भाषा है, और यह हमारी पहली भाषा है, या हम इसे मेरी भाषा कह सकते हैं। समझ जाइए अब जरा, ये सारे उत्तर इसके थे, ये सारे मामले इधर के। कहना क्या चाहता था मैं, मेरा दायित्व था कि आपको इस बात को याद कराना। देखना जरा, अर्जन समझ लो और अधिगम समझ लो। अधिगम का मतलब सीखना है, अर्जन का मतलब अर्जित हो जाए। दोनों का अंतर अगर हम अपने बचपन के दौर में ले जाएं, शुरुआत करो अपने जीवन की, तो अर्जन में होता क्या है कि जो बच्चा होता है, यानी हम, यानी कोई व्यक्ति, यानी आप, सबसे पहले अपने माता पिता से, अपने समाज से, यानी अपने वातावरण में हो रही तमाम प्रकार की गतिविधियों से आप अपनी भाषा को अर्जित कर लेते हैं। इसे ही हम मातृभाषा कहते हैं, जो हमें हमारी माँ से, हमारे पिता से, हमारे समाज में रहने वाले अन्य लोगों से प्राप्त हो जाता है। मातृभाषा का एक सिंपल सा तरीका बता दूं, आप किसी को गाली देते हो ना, तो मातृभाषा में ही देते होगे, क्योंकि वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वतः होती है। आप उसके लिए कोई व्याकरण का प्रयोग नहीं करना चाहते कि मैं आपको गाली भी दूंगा, वो भी उसमें छंद लगे होंगे, रस होंगे, अलंकार होंगे, ऐसा करके आप नहीं देना चाहते। आप वाकई में जिसे गाली देते हैं, मुक्तक छंद जिसे कहते हैं, ऐसा प्रयोग होता है उसमें, खुले रूप में, पूरा मुंह भर के गाली दी जाती है, पूरा मन भर के गाली दी जाती है। एक लॉजिक है इसका, एक तथ्य भी है। गाली देना मतलब बुरी बात तो है ही है, लेकिन गाली देने वाले आदमी की उम्र ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने मानसिक तनाव को बाहर कर देता है। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गाली देते रहें, लेकिन फिर भी एक शोध है, ये शोध है, तो आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। किसी अन्य जगह खड़े होकर किसी व्यक्ति को छोड़ करके अलग तरीके से, जिससे वो सुन ना पाए, वहाँ फेंकिए, ज़्यादा से ज़्यादा फेंकिए। तो अर्जन की बात मैं ये कर रहा था। अर्जन समझना जरा, ये हमारी मातृभाषा से रिलेटिव है। मातृभाषा के लिए किसी व्याकरण की आवश्यकता पड़ी क्या? मातृभाषा के लिए हमें कहीं से अध्यापक लाने की आवश्यकता है क्या? मातृभाषा के लिए हमारी ज़रूरत है क्या? नहीं, मातृभाषा मेरी माँ मुझे सिखाएगी, इसीलिए तो इसका नाम मातृभाषा है। मातृभाषा मेरे पिताजी मुझे सिखाएंगे, मातृभाषा मेरे चाचा सिखाएंगे, मेरे पड़ोस के रहने वाले अन्य लोग सिखाएंगे। मातृभाषा उस मेले में जाने वाले व्यक्ति हमारे साथ जो हाथ पकड़ के चल रहे हैं, वो मेरे दोस्त, वो मातृभाषा सिखाएंगे। तो मातृभाषा स्वाभाविक है, स्वाभाविक है कि हम सीख जाएंगे। मातृभाषा गाली हम स्वाभाविक रूप से सीखे थे, किसी ने इसके व्याकरण का प्रयोग नहीं किया, ना ही आज तक किसी अध्यापक ने गाली सिखाया है हमें।
लेकिन हम गाली सीखे हुए हैं, एक सांस में पता नहीं कितनी गाली आपको दे जाएं, गाली सीखे हैं हम, गाली सीखे हैं आप, इसका मतलब वो मामला स्वाभाविक था। और मैंने गाली से और इससे याद कराने का एक सरल तरीका, याद कराने का एक बात सोचा कि अर्जन में ध्यान देना, मातृ याद रखना और गाली याद रखना, याद हो जाएगा। अनौपचारिक है, अनौपचारिक का मतलब समझ रहे हैं, जब कोई नियम ही नहीं चल रहा तो अनौपचारिक ही बोले जाओगे। अचेतन है, अवचेतन है, फिर हमने इसे पहली भाषा माना है। पहली भाषा इसलिए क्योंकि इससे पहले और क्या था, इससे पहले और क्या था, आपका वो कुंकना, वो आपका वो कुंकना 6 महीने वाला, एग्जामिनर ने पूछा है, देख लेना एग्जाम में, आपका कुंकना। इसलिए मैं पूरे बहुत शिद्दत से जुड़ा हूं आपसे दोस्त, ये बड़े क्वेश्चन देके जाऊंगा, देखना। अभी मैंने कहा ये अर्जन है और अभी यहां बात किया आपका कुंकना। एग्जामिनर ने कहा कुंकना कितने माह में होता है, तो 6 माह के भीतर ही, 6 माह के पहले मान के चलना बच्चे कूकेंगे। 6 माह तो लगेगा नहीं वाकई में, आप 6 माह के भीतर विकल्प जैसा चुनाव करिएगा, वाकई में 1 माह के बाद ही बच्चा कूकना शुरू कर देता है। कूं 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 ऐसी आवाज विभिन्न प्रकार की शैलियों में बोलता है वो। आप छोटे थे, आपको क्या पता, लेकिन आप किसी छोटे प्रतिबिंब को अपने जैसे देख करके, अपने जैसे किसी अन्य पोली को देख करके, अपने जैसे किसी अन्य गोल से खिलौने को देख करके, उससे मुखादी होकर के, उससे बैठ करके, तो देखना वो अपनी भाषा में कूं कूं ऐसा कुछ करेगा। वो 1 माह से 1.5 माह के बाद होने लगता है, पहले माह में नहीं होगा, लेकिन 1 माह के बाद ऐसी प्रक्रिया आपके सामने आ जाएगी, ये क्लियर है। वो जो बलबलाने वाली बात है वो 6 माह बाद होनी शुरू हो जाएगी, वो बच्चा बलबलाने लगेगा। तो ध्यान देना, कूकना हुआ, बलबलाना हुआ, और एग्जामिनर ने पूछा भी है। इतने सरल सहज प्रश्न जो आपके बचपन से जोड़ के पूछे गए, तो इसे भी आप याद रखेंगे, 6 माह बाद हो जाएगा बलबलाने वाली प्रक्रिया। और एक शब्द, एक जो है शब्द, वो बच्चा 1 वर्ष में बना लेता है। एक शब्द का प्रयोग 1 वर्ष में कर लेगा वो बच्चा, है ना। और आगामी मान के चले आने वाले 1.5 से, यानी 1.5 लिख दिया मैंने इसको, 1.5 से 2 वर्षों के भीतर वो बच्चा वाक्य बनाएगा 2 से 3 शब्दों का। वाक्य बनाना, 2 से 3 शब्दों का वाक्य बना करके आपसे बात करना शुरू कर देगा। और यही बच्चा जब 3 या 3 से ऊपर हो जाएगा, एबव चला जाएगा, तो यही आपसे बड़ी बड़ी बातें फेंकेगा और बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देगा। बड़ी बड़ी बातें करना, ये 3 वर्ष के बाद वाले बच्चे आपसे करना शुरू कर देते हैं। तो एक बहुत सहज सा उत्तर है जो हमारे जीवन और हमारी विचारों से जुड़ा हुआ है। हो सकता है हम अचेतन अवस्था में रहे हों और हमने ऐसे प्रश्नों को ध्यान ना दिया हो, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न हमारे सीटेट एग्जाम में वो थोड़े से व्यवहारिक रूप से पूछे जाते हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र अभी 6 वर्ष है, जिसकी उम्र अभी 6 माह है, वह बच्चा क्या किसी वर्ण से सुनकर शब्द का निर्माण कर पाएगा? वह बच्चा क्या किसी वर्णों को मिलाकर के शब्द का निर्माण कर पाएगा? उसे आप का मां करके आप क्या उसे कम याद करा सकते हैं? नहीं। एक बच्चा वाकई में लगभग 1 वर्ष होने तक, कुछ बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, 7 से 8 महीने बाद वो मम्मी पापा कर देते हैं, तो लेकिन फिर भी इतने कम समय में नहीं होगा। इसका मतलब औसत ले जाइए ना आप, लगभग 1 वर्ष, नियर अबाउट 1 ईयर, ऐसी जगह आप तो पहुंचे। आप जब ऐसा कर पाएंगे तो हो जाएगा फिर, है ना। बेहतरीन चीज चल रही कि नहीं आपके लिए। वाकई मैंने आपसे कहा है कि आप केवल मनोवेग से जुड़े रहें, सुनते रहें। मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं आपको, ये क्लियर हो गई। अभी यहाँ बात कर रहे थे हम अपनी मातृभाषा की, अपने अर्जित की वाली भाषा, यानी अर्जन और अधिगम में हम जो अंतर महत्वपूर्ण निकाल पाए हैं, शायद आप जान पाए हैं। अर्जन का मतलब स्वाभाविक होगा, आसपास पड़ोस से मिल जाएगा। अनौपचारिक किसे कहेंगे? पूछेगा एग्जामिनर, क्या पूछेगा? क्या वह भाषा जो किसी बच्चे ने, किसी व्यक्ति ने, किसी आदमी ने अपने समाज से सीखी है, वो कैसी भाषा है? अर्जित है या अधिगम वाली भाषा है? तो आप कहेंगे अर्जित भाषा है वो, यानी उसका अर्जन किया गया है। ये बात ध्यान देना। आगे अभी कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक लोगों की भी बात करूंगा जिसने कहा कि वो क्षमता हमारे अंदर है, वो क्षमता हमारे अंदर की हम भाषा को अर्जित कर सकते हैं। उन सारी बातों को भरी चर्चा होगी, एग्जामिनर ने पूछा है, लेकिन अभी इतना ध्यान दें। तो अचेतन, अवचेतन, अनौपचारिक, स्वाभाविक, मातृभाषा, पहली भाषा, मेरी भाषा, ये सबकी भाषा कैसी है? अर्जित है।
जो अधिगम है, यानी अधिगम वाली बोली, यानी जिसे हम दूसरी भाषा कहेंगे, जो हमारी मातृभाषा से अलग होगी, उस भाषा को हम स्वाभाविक नहीं मानेंगे, क्योंकि स्वाभाविक होगी नहीं है। हम इसे औपचारिक मानेंगे, क्योंकि नियम चलेंगे इसमें, चेतन है, स्कूल जाना पड़ेगा, व्याकरण लेना पड़ेगा, नियम लगेंगे, दूसरी भाषा इसे हम बोलेंगे। यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाषा के ही जो आप अलग अलग रूप पढ़ते हैं, भाषा के अलग अलग रूपों की भी मैं यहाँ ही चर्चा कर देता हूँ। भाषा के रूप, यहाँ से भी प्रश्न तो आए ही आए हैं आपके एग्जाम में, भाषा के रूप से भी तो प्रश्न एग्जामिनर पूछता रहा है बार बार। भाषा के रूप को ही कहाँ वो छोड़ रहे हैं, भाषा के रूप से भी बार बार हमसे मुखातिब होकर हमसे कातिलाना प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भाषा के रूप में जैसे एक तो आपकी मातृभाषा है ना, अभी लिखा हमने मातृभाषा होगी, चलो ठीक है। एक आपकी राष्ट्रीय भाषा है, जो कि आपके भारत में कोई ऐसी भाषा नहीं है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, और यहां ध्यान दें, बहुत स्टार बात कर रहा हूं, राष्ट्रभाषा संवैधानिक, वैधानिक, ये थोड़ा सा गलत लिखा हमने, आप सुन भी रहे हैं, संवैधानिक, हम थोड़ा तीव्र काम करना चाह रहे हैं, इसलिए गलतियां होना लाजमी है, लेकिन इसलिए बिल्कुल आप सुनते रहे ध्यान से। तो संवैधानिक शब्द नहीं है। राष्ट्रभाषा, जिसे हम राष्ट्रभाषा बार बार पढ़ रहे हैं, वाकई में मेरे संविधान में कहीं इसका जिक्र ही नहीं है। जबकि दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, एक मानक भाषा है और एक राजभाषा है। यहां से आपका लिंक जोड़ देता हूं, एग्जामिनर यहां से क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। मानक भाषा जो आम कार्यालय में प्रयोग किए जाते हैं, आपके किसी भी कार्यालय में आप जहां काम करते हैं, आप जहां वर्क कर रहे हैं, हर विभाग में अलग अलग छोटे बड़े कार्यालय बने होते हैं। उन विभागों की कामकाज की भाषा क्या है, हम उसे मानक भाषा की श्रेणी में रख लेते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे ध्यान दें, राजभाषा किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र की परिनिष्ठित, जब किसी देश की किसी परिनिष्ठित बोली को, यानी लिंक थोड़ा सा बढ़ाएं क्या आपके सामने में, एक बात बताना, भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, जिसके माध्यम से हम अपने अलग अलग विभिन्न दृष्टिकोणों में अलग अलग समाज बना करके बैठे हुए हैं। हम कहीं जाएंगे तो तमिलनाडु की तमिल बोलेंगे, वो अलग बात हम ना बोल पाए, लेकिन तमिलनाडु वाले अपनी अपनी बोलचाल की भाषा में तमिल का प्रयोग करेंगे। आप मलयालम केरल में पा जाएंगे, आप तेलुगु आंध्र प्रदेश में पा जाएंगे। ऐसे अलग अलग बोलियां हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की मूलतः अवधी बोली मशहूर है। होता क्या है, जब किसी बोली को पूरा देश एक महत्वपूर्ण दर्जा दे देता है, तो देश का मतलब देने का मतलब संविधान इसे एक महत्वपूर्ण दर्जा देगा कि ये सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जा रही है, और इसे हर हाल में किसी भी राज्य में ले जाओ ना, ये आराम से लोग इसे समझ जाते हैं। यानी हर कोई इस बात को समझने के लिए तैयार है। लगभग मेरा पूरा देश, लगभग मेरे हर राज्य इस बात की गारंटी ले लेते हैं कि मैं किसी एक पत्र में सहजता से हिंदी का प्रयोग करके पूरे जनरली किसी भी राज्य में भेजने का प्रयास करूं, लगभग उसका अनुवाद हो जाएगा, लगभग लोग उस बारे में पूरी बात जान पाएंगे, और लगभग शायद सब लोग समझ पाएंगे। इस वजह से लोगों ने क्या किया, उसे परिनिष्ठित बोली बना दिया कि आप बड़े निष्ठावान हैं, आप परिनिष्ठित हैं। तो बोली से जन्म हुआ किसका? परिनिष्ठित बोली का। और जब हमारे सरकार ने, जब हमारी व्यवस्था ने, जब हमारे संविधान ने ये देखा, तो उन्होंने क्या किया, 14 सितंबर 1949 को, देखिएगा जरा, अभी तो आप आजाद हुए हो दोस्त, अब यहीं से समझना, 14 सितंबर 1949 को आपकी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, यानी परिनिष्ठित को राजभाषा बनाया गया। क्रम समझ रहे हैं ना, बोली से परिनिष्ठित, परिनिष्ठित से कौन सी आ गई, उसी जो परिनिष्ठित है उसी को हम मानक भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इससे क्या आ गया, राजभाषा बन गई। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का जन्म हो गया, मान के चलना, क्योंकि हम आजाद हुए, ये हमारा पहला काम रहा होगा, वर्क रहा होगा, प्रयोजन रहा होगा इस भाषा के क्षेत्र में। तो हमने हिंदी को सहमति से अपना राजभाषा मान लिया। और 14 सितंबर को आप जान ही रहे हैं, जिस महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र का आप अध्ययन कर रहे हैं, यह ना याद रह जाए तो बेकार चला जाएगा, इसी दिन तो आप हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। और जब कभी अनुच्छेद लगा करके पूछ ले तो बता दीजिएगा 343 ब्रैकेट में 1,
ऐसा करके। लेकिन अगर पूरी समाहित बात कुछ इस तरीके के एग्जामिनर पूछना चाहे तो वहाँ भी तैयार रहिएगा। अनुच्छेद 343 से लगाकर 351 तक का मामला राजभाषा के अंतर्गत आता है। राजभाषा का जिक्र इन कहीं ना कहीं हर अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। एक मामला उस समय का था, मैं बता दूं आपको, 7 जून 1955 7 जून 1955 को बीजी खेर जी को भारत का पहला राजभाषा अध्यक्ष बनाया गया था। पहला राजभाषा अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, राजभाषा अध्यक्ष प्रथम यानी फर्स्ट। बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर इनका नाम था। इन्हें पहला राजभाषा अध्यक्ष बनाया गया। ये काम करने वाले कौन थे? 7 जून 1955 को ये काम करने वाले थे उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति माने जाते हैं और कहे भी जाते थे भी राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने अनुच्छेद 344 की शक्ति का लाभ उठाकर, लाभ नहीं कहेंगे, इसकी शक्ति के अनुसार, जैसा भी याद कर पाओ आप, अनुच्छेद 344 में ये कहा गया है कि आपके अंदर ये पावर होगी कि आप, इसलिए मैंने कहा ना कि अनुच्छेद 343 से लगाकर 351 तक राजभाषा की बात की गई है। तो अनुच्छेद 344 में ये बात कही गई कि राष्ट्रपति यदि चाहेगा, राष्ट्रपति यदि करना चाहेगा तो ये काम कर सकता है। वो किसी को इस शक्ति के अनुसार अध्यक्ष घोषित कर सकता है। तो इस पावर का, इस वीटो पावर का लाभ उठाकर, लाभ उठाने का मतलब इस्तेमाल कर राजेंद्र प्रसाद जी ने, श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने राजभाषा, प्रथम राजभाषा अध्यक्ष बनाने का काम किया। किसे? बीजी खेर जी को। वो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे। हम इन्हें भी याद रखेंगे और याद करने की आवश्यकता भी हमें जरूरी है। और ध्यान देना, अगर कभी पूछा जाए कि इसके किस भाग में चर्चा की गई है, तो भाग है वो 17। और अगर अनुसूची की बात की जाए, अनुसूची, तो अनुसूची इस भाषा से संबंधित, ध्यान देना, अनुसूची जब भी पूछी जाएगी तो 8 बताइएगा। अनुसूची संख्या 8 भाग नंबर 17 में अनुच्छेद 343 से लगाकर 351 तक राजभाषा का जिक्र और चर्चा किया गया है। आगे की बात मैं ये करना चाहूँगा, अनुसूची 8 नंबर जो हमने लिखा है, इसमें 22 भाषाएं दर्ज हैं। कितनी भाषाएं? 22। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम लोग चर्चा इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम, हो सकता है कि हम बड़े बड़े प्रश्नों को तैयार कर रहे हों, हो सकता है हम ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को छोड़ गए हों। इसलिए हम आपकी लड़ाई में शामिल होने आए हैं। इसलिए हम आपके साथ आपके सीटेट एग्जाम में जाने वाले हैं। हमने भी सोचा कि हो सकता है कि कोई मेरा शुभ चिंतक, हो सकता है कि कोई मेरे अपने जो इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, जो अभी उनका एग्जाम हो सकता हो, आज जो चला गया, जिनका 28-29 का था, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उनके लिए खेद व्यक्त करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल से कि मैं उनके सामने ये क्लास नहीं ला पाया। लेकिन आगामी आने वाले समयों में आपकी कोई भी परीक्षा होगी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, ऐसा कोई भी एग्जाम आएगा, पूरे इसी प्लेटफॉर्म से ऐसी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। मेरे साथ जुड़ जाना, मैं रात भर पढ़ाऊंगा और पूरा याद करा करके आपका विश्वास हम पर बना रहे, मैं वो काम करने वाला हूँ। लेकिन अभी फिलहाल, अब आगामी जो भी होंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेगी क्लासें, आपको क्लासें जरूर मिलेगी। तो अनुसूची नंबर 8 जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, 22 भाषाओं में, अच्छा यहाँ एक इंपॉर्टेंट का है, मैंने तो इसे याद कर लिया, भाग 17 याद कर लिया, अनुसूची याद कर लिया, 343 से लगा के 351 याद कर लिया, 14 सितंबर याद कर लिया, 1949 याद कर लिया, बीजी खेर जी को जान लिया, राजेंद्र प्रसाद जी को जान लिया। सर और क्या कहना चाहते हैं? क्या महत्वपूर्ण यहाँ है? महत्वपूर्ण यहाँ ये बात है कि हिंदी है इसमें, इन 22 भाषाओं में हिंदी मिलेगी आपको, इन 22 भाषाओं में उर्दू भी मिलेगा आपको। आप कहोगे सर जो कागजी कामकाज के या सरकारी कामकाज के जो भी पहलू हैं, उनमें जो भाषाएं प्रयोग की जा रही हैं, उनका तो इनमें जिक्र होना ही होना है। हिंदी है इसमें 22, यानी हमारी अनुसूची में 22 अनुसूचियों में हिंदी शामिल है, उर्दू शामिल है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि गलती मत कर दीजिएगा, यहाँ इंग्लिश नहीं शामिल है, अंग्रेजी नहीं, जबकि बहुत सारे कामकाज अंग्रेजी में हो रहे हैं। इस बात में हो सकता है कि कभी गठन हो, राजभाषा का अलग से कोई प्रोसेस आए और ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। आप जान ही रहे हैं 44 में उनकी शक्ति निहित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ राजभाषा का गठन की जहाँ हमने बात कर ली है, उस चीज़ को भी यहीं जिक्र कर देता हूँ, दर्शा देता हूँ। राजभाषा का गठन, राजभाषा
भाषा आयोग का गठन, आयोग बनाया गया होगा भाई, पहले तो इसे शामिल किया गया लेकिन इसके बाद इसके लिए एक आयोग बना दिया गया 1963 में। अभी मैंने यहाँ पूरी बात आपके सामने लिखी, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में कर दिया गया है, लेकिन राजभाषा आयोग का गठन, ये सॉरी मैंने यहाँ गठन लिख दिया है। राजभाषा आयोग जो कि 1963 में एक अपनी विशेष प्रावधान के तहत ये काम करता है, और वो क्या कहते हैं, आपकी सारी जो हिंदी यानी हिंदी पेडोलॉजी से संबंधित जो तमाम तथ्य हैं उनका अवलोकन इसमें पूरी तरीके से चिन्हित और नामांकित किया गया 1963 के द्वारा। 1976 में भी राजभाषा आयोग का गठन हुआ, राजभाषा आयोग के बारे में चर्चा की गई है। गठन नहीं, इनकी अलग अलग बैठक मान के चलें, कुछ इस तरीके के प्रारूप बने। यानी राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ 1955 में, जिसमें बीजी खेर जी अध्यक्ष बने, जिसमें 21 सदस्य थे। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें 21 सदस्यों की ये सूची थी। लेकिन ये जो मैं 1963 की बात कर रहा हूँ, ये गठन नहीं था, ये एक अलग की बैठक थी मान के चलें। राजभाषा आयोग का एक अलग एजेंडा 1963 में एक अलग प्रस्ताव पारित होता है, 1976 में अलग प्रस्ताव पारित होता है। तो ऐसे करके ये अगर चाहें तो विभिन्न प्रकार के संशोधन होते रहे हैं। जो जरूरत पड़े उन भाषाओं को वहाँ शामिल किया जाता रहा है। जरूरत पड़ेगी आगामी समय में, हो सकता है किसी अन्य प्रकार की इस तरीके के आयोग बना करके, यानी किसी आने वाले किसी नए वर्ष में ये काम कर दिया जाएगा कि अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया जाए। बहरहाल अभी अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, इस बात को भी जाने रखें। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को मुझे लगता है कि आप यहाँ जान पाएंगे। जहाँ मैं बीजी खेर की बात कर रहा था, जहाँ मैं उनके शक्तियों की बात किया, जहाँ हम राष्ट्रपति से जुड़े रहे, जहाँ ऐसे तमाम बातों को हम जान पाए, वाकई में क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं होनी चाहिए, ये मान के चले। तो 1963 में, जिसे हम अभी ये कह ही रहे थे कि राजभाषा आयोग का संवैधानिक शब्द है राजभाषा अधिनियम। अब हमें इस चीज़ को बताने में और भी आसानी होगी। देखिए, एक शब्द हमारे सामने आ गया कि राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था 1963 में। अब है ना आसान, ये हुआ। तो वो गठन जो निकल रहा था वाकई में वो अधिनियम था। राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था। इस बात को अब ध्यान दें, इसके अंतर्गत OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया गया। अब ये सही है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यानी सरकारी कामकाज के लिए कानून। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में बना, जिसे हम ओला कह सकते हैं। ये है जिसे हम अपनी हिंदी को मानते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया गया 1963 में, जिसे हम ओला कहेंगे। क्लियर है ना? अब कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जो आयोग का जो गठन हुआ, जो हमने अभी आपसे कहा 7 जून 1955 को बीजी खेर जी की अध्यक्षता में राजभाषा का आयोग का गठन हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने, ये तत्कालीन राष्ट्रपति ने ये सारा काम किया। 1963 का एक अधिनियम आता है। ऐसे 1976 में भी एक अधिनियम आया है। तो 1963 का जो अधिनियम आता है उसके तहत ओला यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का निर्माण किया जाता है, जिसमें हमारी हिंदी को संपूर्ण कार्य क्षेत्र का निर्वहन करने का दायित्व प्रदान किया जाता है। अब ये सारी बातें आप जान चुके हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अच्छा, आप जरा ध्यान दीजिए, होता क्या है कि एग्जामिनर कभी कभार प्रश्नों के प्रारूप को थोड़ा सा चेंज करता है। अभी आपने अर्जन भाषा यानी अर्जित भाषा के बारे में जाना ही जाना है, और जो हमारा अधिगम है वो अलग भाषा है, यानी जिसे हम औपचारिक अनौपचारिक करके समझ सकते हैं। हो सकता है वो औपचारिक भाषा पूछे, हो सकता है वो अनौपचारिक पूछे, हो सकता है वो पूछे कि व्याकरणिक भाषा, नियमबद्ध भाषा। मातृभाषा में कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, एक प्रश्न ध्यान देना, एग्जामिनर कहते कि टारगेट भाषा किसे कहेंगे? टारगेट लैंग्वेज कौन सा है? तो क्या जवाब होगा हमारा? मातृभाषा को टारगेट मान लें, या फिर अलग से जो हम सीख के आ रहे हैं एग्जामों में, यानी अलग जगहों से सीख रहे हैं, उन्हें हम क्या मानेंगे? किसे हम टारगेट मानेंगे? तो टारगेट वैल्यू समझ रहे हैं ना, लक्ष्य यानी लक्षित भाषा। ये होगी आपकी जो अधिगम वाली होगी, यानी जो अधिगम करके आ रहे हैं वो टारगेट है। मातृभाषा के लिए कोई टारगेट वगैरह नहीं है कि आपको इतना सीखना है, इतने कम समय में सीखना है, इतनी जल्दी सीख जाना, कोई टारगेट नहीं है। लेकिन फिलहाल आप जब किसी व्याकरणिक भाषा से जुड़े होते हैं तो आप जरा ध्यान दो, आपको बताया जाता है कि अभी हाल फिलहाल एक योजना चल रही प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में, उसमें कहा जा रहा है कि मतलब 0 से कक्षा 1 का बच्चा कितना पढ़ना जान जाए, कक्षा 2 का बच्चा कितना सीख जाए, कक्षा 3 का बच्चा कितना सीख जाए, कितने बच्चों को 100 तक गिनती आनी चाहिए, कितने बच्चे ये लिखना बोल जाएं, कितने बच्चे एक वाक्य पढ़ना जान जाएं।
तो वहाँ एक टारगेट निहित किया गया है, इसलिए उसे टारगेट बना दिया गया कि टारगेट भाषा हमारे स्कूल की है। हमें हर पीरियड में एक टारगेट होता है, हमारा हर वर्ष एक टारगेट बना होता है कि इस वर्ष इतने चैप्टर पूछे जाएंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा इतने बाद हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगी, है कि नहीं है। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो हमारे प्रश्न हैं वो हमारे एग्जामिनर वाकई में पूछ लेते हैं हमसे। तो अलग अलग के प्रारूप हैं, अलग अलग तरीके हैं, क्लियर ना। तो इस ऐसे भी प्रश्नों से, क्योंकि सीटेट में ऐसे प्रश्न बहुत व्यवहारिक प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आपसे लगाकर आपसे जोड़ करके व्यवहारिक प्रश्नों का बहुत बड़ा गुणागणित आपके सामने रख दिया जाता है। अब मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की अभी भी बात करूंगा आपसे, तो जहां अधिगम की बात कर रहा हूं, जिसे मैं सीखना कह रहा हूं, इसी अधिगम की परिभाषा कुछ पूछी गई हैं, उन्हें भी आप याद कर लें। अधिगम, अधिगम का मतलब है सीखना, अधिगम का मतलब सीखना। और अभी हम लोगों ने कहा ये जो सीखना है ये औपचारिक है, अनौपचारिक नहीं, इस बात को ध्यान देना। औपचारिक है, यह नियमबद्ध है, नियमबद्ध है। इसके लिए हमेशा एक नियम, एक कार्यशैली की आवश्यकता है, एक कार्य योजना की आवश्यकता है, एक विशेष प्रांगण की जरूरत है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इससे प्रश्न बन जाएंगे। औपचारिक भाषा को सीखने के लिए हमें अलग से किसी अन्य माहौल की आवश्यकता है कि नहीं? तो आप कहिए है सर, औपचारिक भाषा हम तभी सीख पाएंगे जब हमें कोई अन्य माहौल दिया जाएगा। आप घर बैठ करके दूसरी भाषा सीख नहीं सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, अर्जित कर लेंगे। आप किसी अन्य देश में चले जाएं, अन्य राज्य में चले जाएं, कुछ दिन रहने के बाद आप वहाँ की टूटी फूटी भाषा यानी बोलना जान जाएंगे, टूटा फूटा बोलना जान जाएंगे, पूरा तो नहीं बोल पाएंगे लेकिन जान जाएंगे। इसका मतलब हुआ वो आपने अर्जित किया, उसके लिए आपको किसी अन्य प्रांगण की आवश्यकता होता नहीं है। लेकिन पूरा जानने के लिए, उस भाषा को बहुत अच्छे से समझने के लिए, उसके लिए एक आपको अलग से पर्याय, एक अलग से आपको कार्यालय मिलना होगा, एक अलग से आपके लिए विद्यालय हो, एक अलग से आपसे संस्थान हो, टीचर हो, अध्यापक हो, वो आपको बता रहे हो, फिर आपको गाइडलाइन मिल रही हो, फिर आप वो जान पा रहे हैं, इसके नियम को समझ पा रहे हो, तब आप जान पाएंगे। वैसा कुछ यहाँ भी है। तो अधिगम का मतलब सीखना है, इसके अलग अलग रूप हैं। जैसे गेट्स ने कहा, एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर मैं चर्चा कर रहा हूं, गेट्स ने कहा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इसका मतलब ये कहता ही नहीं कि आप बड़े हो रहे हैं अधिगम हो गया। व्यवहार में परिवर्तन, इनका कहने का मतलब ये था कि आप जब 1-2 साल के हैं, जब आपने अभी किसी भी प्रकार के किसी दूसरे कार्य योजना में अभी आपने पांव नहीं रखा है, आप कहीं विद्यालय नहीं गए हैं, आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में नहीं गए हैं, आप जब 5 वर्ष के हो जाते हैं, नियमानुसार 6 वर्ष वाले बच्चों को, बहरहाल अभी हम 4 से 5 वर्ष के बच्चों को भी स्कूल संस्थानों में भेजते रहते हैं और हम खुद ही सिखाने का प्रयास करते रहते हैं। वाकई में ये हम लोग जल्दी करते हैं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है जो भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप उन्हें भेज रहे हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। यानी जब तक वो आपके साथ थे, जब तक अपनी माता पिता के साथ थे, वो मातृभाषा में जुड़े रहे, अक्सर वो मातृभाषा के पहलू में पड़े रहे। माता ने जो भी भाषा उसे पहले सिखाई वो सीखना शुरू कर दिया उस बच्चे ने, उस व्यक्ति ने। हम जैसे हर बच्चे ने, जो भी हम जब भी कभी बच्चे रहे हो, तो हम लोगों ने भी अपने घर से ही अनुसरण किया। लेकिन जब हमें स्कूल भेजा गया, जब हमें स्कूल भेजा गया, एक हमें अलग समाज मिला, हमारे लिए अलग मोटिवेशन देने वाले, अलग प्रकार के शिक्षा देने वाले, अलग बातें बताने वाले अलग अलग अध्यापक हमसे मुखातिब हुए, तब हमें अलग प्रकार की कार्य योजना हमारे सामने आ गई। यही गेट्स साहब ने कहा कि व्यवहार में परिवर्तन, मैं शॉर्टकट दे रहा हूं क्योंकि अब इतना लंबा वक्त कहाँ है आपके पास, शॉर्टकट ही तो दूंगा मैं, है ना। इस तरीके से गेट्स ने ये कहा, क्रो एवं क्रो को याद कर लीजिए, बहुत बार पूछे गए। क्रो एवं क्रो के अनुसार आदत, आदत एवं, ये व्यवहार से लगा के जोड़ो, देखो लगभग ये व्यवहार लिखा, इन्होंने आदत लिखा, बस इतनी बात है। आदत एवं ज्ञान की, यहां है देखिए, ज्ञान की अभिवृत्ति, अब क्लियर हो गया मामला। यहां थोड़ा सा इन्होंने इस चीज को बढ़ाने का बात किया। आदत यानी व्यवहार में परिवर्तन हो, ठीक है ठीक है, लेकिन ज्ञान की भी अभिवृत्ति हो, यानी जो जान रहा था उसे इतनी जानकारी हो गई कि वो किसी अन्य व्यक्ति को भी सहजता से बता सकता है। आप खुद सोचो, जब आप स्कूल गए पहली बार, जब आपने अपनी कलम को दौड़ाई, अपने कॉपी पर अपने हाथों से लिखा होगा किसी पहले अक्षर को, तो आपकी उत्सुकता उस दिन जरूर रही होगी कि मैं अपने परिवार वालों को इस अक्षर को बना के दिखाऊंगा,
क्योंकि अब मुझे टॉफी मिलने वाली है, अब मुझे थोड़ी सी शाबाशी मिलने वाली है, अब मुझे लोग ज़्यादा गोदी में उठाने का प्रयास करेंगे, या हो सकता है मुझे दूध और रोटी ज़्यादा मिल जाए। ऐसे सहजता से भाव उस बचपन के उस केंद्रित भाव को लेकर आए होंगे, क्योंकि आप जिस पेडागाजी से जुड़े हुए हैं वहाँ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मत सोचना आप जितने कठोर हैं उतने कठोर प्रश्न आएंगे। प्रश्न बहुत सहज होंगे, लेकिन वो इतने हद तक जाएंगे ना कि आपको लगेगा नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके कुछ बातों को जान ही नहीं पाएंगे आप। अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है? अपने विचारों का आदान प्रदान करना, यानी अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाना। वो बात क्लियर की कि आदत एवं ज्ञान की अभिवृत्ति होगी, यानी व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, आदत इतना ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, यानी बढ़िया या गलत कुछ भी जो कह लें, यानी अच्छा या बुरा कुछ भी कह लें, लेकिन वो चीज़ें होगा क्या, आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने ज्ञान को जब बताएंगे तो अभिवृत्ति उसकी नजर आएगी। ये बात बोला क्रो ने, और पावलो ने क्या कहा? पावलो, बहुत स्टार ये बातें कर रहा हूं मैं। पावलो ने कहा अनुकूलित अनुक्रिया, इनका थोड़ा सा हार्ड है, अनुकूलित अनुक्रिया परिणाम, अनुकूलित अनुक्रिया परिणाम स्वरूप का निर्माण, अनुकूलित अनुक्रिया परिणाम स्वरूप का निर्माण। इनका तात्पर्य था अनुकूलित अनुक्रिया यानी एक अनुकूल वातावरण में, भाई इनका मतलब सब सहज कर देता हूं मैं। आप घर पर हैं, जो मर्जी सो सीखें, बहुत होगी थोड़ी बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन आपकी इच्छा होगी सीखेंगे नहीं सीखेंगे, बोलना होगा बोलेंगे नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा पाबंदी कम होगी कि नहीं होगी। लेकिन अब जब आप स्कूल चले गए तो वहाँ आपको एक सीखने सिखाने का एक अनुकूल वातावरण मिला कि नहीं, इसलिए उन्होंने उस अनुकूलित शब्द का प्रयोग कर लिया। अनुक्रिया वहाँ से सीख रहे हैं, यानी किसी अनुकूल वातावरण से सीख करके जब आप आए तो परिणाम स्वरूप आपका जो निर्माण हुआ, यानी उसके परिणाम के बाद आप में जो परिवर्तन हुआ, आपका जो नया निर्माण हुआ है, जो नए निर्माण से आप अभी अंडे से बाहर आए हैं, ये मामला नए निर्माण से नया कदम आपने रखा हुआ है, जो नया सृजन करके आप आए हैं, नए ज्ञान का अधिगम करके आप आए हैं, वो है अधिगम। अनुकूलित अनुक्रिया परिणाम स्वरूप का निर्माण ही अधिगम है। ये बात किसने बोला? पावलो ने। ये बात कहने वाले थे पावलो, अधिगम है। क्रो ने क्या कहा? आदत एवं ज्ञान की अभिवृत्ति अधिगम है। इनके अनुसार ये अधिगम था। और गेट्स के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये बात इन्होंने बोला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? वुडवर्थ की बहुत बार पूछी गई आपके एग्जाम में, तो मैं सहजता से, मेरा काम यही है ना कि थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं कि आपसे मिलने आए हैं, आपसे जुड़ने आए हैं, आपके साथ परीक्षा में चलने आए हैं, वो थोड़ा सा हमारा वर्क उस तरीके का है। अभी फिलहाल बताने को बहुत चीज़ें थी, लेकिन चलने दीजिए, जो ज़रूरी समझ रहा हूँ वो आपके सामने रख रहा हूँ। सीखना का मतलब अधिगम, सीखना विकास की प्रक्रिया। लो, सबसे सहज है और बहुत बार पूछी गई है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो वुडवर्थ ने दी थी। तो हमने आपके सामने महत्वपूर्ण 4 लोगों की परिभाषा अधिगम संबंधी रखी है। ये चारों स्टार हैं, सब स्टार हैं, किसी को भूलना मत। एक तो मुझे उम्मीद है फंसी जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको लग ही जाएगा यहाँ से। यहाँ ये मान के चलो कि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़रूरी आपके लिए पहलू है। आप इसे जान करके जाएंगे तो हो सकता है कि आपका एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बना ले और आप बेहतर कर जाएं। अभी इसलिए मेरी कोई गुजारिश नहीं कि आप लाइक करें, शेयर करें, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल पढ़ें, आप मुद्दत से जुड़े रहें, मेहनत से जुड़े रहें, आप बढ़िया से इस तैयारी को करके जाएं। मैं मानता हूं कि आप इस चैनल को इतना मिनट दे रहे हैं, ये काफ़ी है। आप इतना करके चले जाओ, आप पढ़ करके चले जाना। हो सकता है, मे बी, विश्वास है मुझे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाए और आप पूरे अच्छे ढंग से आप कर पाएँ। यही तो मेरी अभिलाषा है कि आपका काम अच्छा हो जाए, बस ये मेरा उद्देश्य है। अब जरा ध्यान दें, ये जो बातें हुई, ये जो चीज़ें रहीं, ये बहुत ज़रूरी थी, मुझे यहाँ शेयर करना ही था। अब मैं कुछ भाषा की परिभाषा भी दे दूँ। वहाँ से भी पूछा जाता है, भाषा की कुछ परिभाषाएं हैं जो भाषा संबंधी हैं या भाषा के बारे में कही गई। एक चोम्स्की साहब की है, नोम चोम्स्की, इनकी याद कर लें आप, नोम चोम्स्की। इन्होंने कहा मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता है।
मनुष्य में भाषा को अर्जित करने की जन्मजात क्षमता है, इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूं। आप 2 बार हमसे मुखातिब हो रहे हैं, 2 बार इस बात को जान लें तो मुझे लगता है याद हो जाएगा। मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता है, अर्जित करने की जन्मजात क्षमता है, जन्मजात क्षमता है। जो मनुष्य है उसमें भाषा को अर्जित करने की जन्मजात क्षमता है। उसके पास, इन्होंने कहा, उसके पास एक भाषा अधिग्रहण यंत्र है, अधिग्रहण यंत्र, जो 5 साल तक विकसित रहता है, जो 5 साल तक विकसित रहता है। इसका मतलब समझ लें जरा, ऐसा कर, मतलब क्यों बता रहा हूं, मैं चाहूं तो यही छोड़ सकता हूं ना इस बात को, लेकिन मतलब इसलिए जरूरी है कि याद हो जाएगा ना फिर आपको। एक नाम याद कर लो, चोम्स्की, नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन चोम्स्की फोम्स्की करके याद कर लो। चोम्स्की साहब थे, इन्होंने भाषा के दृष्टिकोण में अपना विचार रखा। इन्होंने कहा कि मनुष्य में यार वो क्षमता है ना, वो जन्मजात चीज़ों को सीख लेता है, जन्मजात वो क्षमता उसे मिली है कि ये उसको बताना नहीं है, उसे गाली देना सिखाना नहीं है। तो इन्होंने अर्जन की बात की है ना, लेकिन आप बताना, मेरी क्षमता इतनी भी नहीं है कि मैं बगैर पढ़े मैं इस बात को जान जाऊँ। मेरी क्षमता इतनी भी तो नहीं थी कि हम घर बैठ करके IAS बन जाते। मेरी क्षमता इतनी भी तो नहीं है कि मैं बगैर पढ़े कुछ कर ले जाऊँगा, नहीं ना। इसका मतलब अर्जन एक सीमा है, लेकिन मैं चोम्स्की साहब से संतुष्ट उतना नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने भाषा का एक पहलू टच किया, दूसरा आपने अधिगम वाला टच नहीं किया है। आपने अर्जन की बात की, चलो मैं अर्जन अधिगम में अंतर जान रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता है। भाषा अधिग्रहण यंत्र मनुष्य के पास यानी व्यक्ति के पास होता है। ये बात बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, ये बात बताने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो आप चोम्स्की साहब का नाम लीजिएगा। इन्होंने कहा कि भाषा अधिग्रहण यंत्र व्यक्ति के पास होता है जो 5 साल तक विकसित रहता है। बहुत बड़ा उत्तर आपके सामने आ रहा है, बहुत बड़ा उत्तर। एग्जामिनर महोदय ने पूछ रखा है कि सबसे ज्यादा व्यक्ति भाषा कब सीख सकता है, वो समय काल क्या है, तो 0 से लगा के 5 वर्ष तक। वाकई में आपको पता है, बच्चा जब बहुत छोटा है यानी 1 वर्ष का है, तब तो उसने शब्द बनाना शुरू किया। पहला शब्द उसने बोला माँ पापा करके, कुछ भी बोला उस समय, यानी भाई 6 माँ पापा बच्चा तो कुछ बोलेगा नहीं, वो घटा लो आप अगर सही सही आकलन करना चाहते हो तो 2 होना चाहिए, होना चाहिए। मैंने दोनों उत्तर क्यों लिखा, दोनों तरीका आपके सामने क्यों दर्शाया, इसका कारण था मेरे भाई, इसका कारण ये था, हो सकता है एग्जामिनर इस तरीके के विकल्प से मुखातिब हो, 0 से 5 वर्ष करके, 0 से 7 वर्ष करके, 0 से इस तरह करके, मूर्त अमूर्त वाली बातें आप जान ही रहे हैं, ऐसे प्रश्न मुखातिब हो जाते हैं। लेकिन 2 से 5 वर्ष मैंने इसलिए दोनों विकल्पों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहा है। अब वहाँ जैसा विकल्प होगा उस अनुरूप को आपको काम करना है। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र जो 5 साल तक विकसित होता है, इस वजह से ये प्रश्न भी मुखातिब हो गया, क्योंकि हम इस समय सर्वाधिक सीख सकते हैं, यानी भाषा का विकास सर्वाधिक इसी समय होगा, या भाषा के सीखने की सर्वाधिक क्षमता यहीं रहेगी, सीखने की सर्वाधिक क्षमता यहाँ होती है। तो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं, ऐसी चीज़ हमारे अंदर होती है कि हम इस योग्यता का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। और एक अलग परिभाषा मैं देने वाला हूँ अब, सैम्पियर नाम है, सैनपियर करके लिखा होगा तो कोई बात नहीं, मैं एक हल्का सा दर्शा दे रहा हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही हो, लेकिन फिर भी ये तो सही है ना। व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से, इन्होंने कहा व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से, व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से, व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से पूरे दुनिया को देखता है। मजा आ गया, व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से, इनकी परिभाषा मुझे बड़ी प्यारी लगी, आपको भी प्यारी लगेगी। व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से, कहते नहीं कि जैसा मेरा रूप है, जैसा मेरा देश है, वैसा मेरा वेश है, जैसा रंग रूप है ना, यही चीजें तो हैं। तो हम अपने को बड़ा महत्व देंगे ना, हम अपने ही अनुसार इस पूरी दुनिया को समझ लेते हैं कि मैं बेईमान तो पूरी दुनिया बेईमान, मैं कामचोर तो पूरी दुनिया कामचोर, मैं नहीं पढ़ूंगा तो कोई नहीं पढ़ता है। हम ये मान के बैठ जाते हैं, इसलिए तो हम एग्जाम में सफल नहीं होते हैं। कारण जानते हो क्या होता है, हम ये सोच के बैठ जाते हैं यार अभी कोई पेपर, कोई एग्जाम तो है ही नहीं, कोई एग्जाम अभी है नहीं, क्या पढ़ना,
अरे आने दीजिए, एग्जाम तो तैयारी करेंगे, कोई तो नहीं पढ़ रहा है। इसी तो चक्कर में, अरे यार वहाँ तो सीटें कम हैं, पढ़ने वाले हैं, आप गलत फहमी में पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें तो व्यक्ति अपने हिसाब से देख लेता है। व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से पूरे विश्व को देखता है, पूरे विश्व को देखता है, समझता है, पूरे विश्व को देखता है, समझता है तथा उसके बारे में सोचता है, व्यक्ति सोचता है, पूरी दुनिया को देखता है तथा उसके बारे में सोचता है। व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से ही पूरे विश्व को देखेगा, उसके बारे में सोचेगा कि ये दुनिया कैसी है, इसके रंग रूप कैसे हैं, ये सारी बातें व्यक्ति अपने अनुसार ढालता है। इस बात की व्याख्या करने वाले कौन थे? सैम्पियर वार्फ साहब थे। इनका नाम याद रखेंगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो बड़ी मुद्दत से जुड़े हो, पूरी शिद्दत से जुड़े रहना। ये बात ध्यान देना कि यहाँ बोरियत महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी मेहनत से जुड़े रहना। हो सकता है क्या, मुझे विश्वास है पूरा, आप भी विश्वास करके चलो, और हो सकता है कि आप याद करके बैठे हों, रिवाइज हो रहा हो सकता है आपका मनोबल बढ़ रहा हो। तो दो अभिप्राय मेरे हैं, मेरे आने का इस प्लेटफॉर्म पर, ये सीटेट लगाने का, ये हिंदी पेडागॉजी पढ़ाने का, इसका एक ही बेस पॉइंट था मेरा कि आपको मजबूत कर पाऊँ, आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं इस पूरे क्रियाकलाप को दोहरा रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो भी मतलब प्रेषित जो कर रहा हूँ, ये इसी वजह से हो रहा है। अब देखना, जहाँ हम लोग बात करें किस वार्फ साहब की, अब स्किनर साहब की बात करेंगे। स्किनर साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा व्यक्ति यानी हमारी भाषा हमारे आसपास, या इस तरह लिख दें, व्यक्ति भाषा को अपने आसपास के वातावरण से सीख लेता है, अपने आसपास के वातावरण तथा माता पिता से सीखता है, अपने आसपास के वातावरण तथा माता पिता से सीखता है। ये चीज़ यहाँ समझ लें, व्यक्ति भाषा को अपने आसपास के वातावरण तथा माता पिता से सीखता है, यह स्किनर साहब कह रहे हैं। कोई बात नहीं, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। एग्जामिनर बात क्या करता है? बात ये करता है, बहुत बड़ी सी कहानी बता देगा आपको कि दो व्यक्ति किसी जंगल में या किसी सुनसान स्थान पर बैठे हुए थे। दो व्यक्ति किसी सुनसान स्थान पर बैठे हुए थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक चित्र दिखाकर उससे बार बार विभिन्न प्रकार की बातें कर रहा था। वह व्यक्ति उस बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था तथा आगामी कुछ पलों में वो उससे संबंधित दी हुई सीख को समझ जाता है। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के विचारों की व्याख्या कर रहा है? देखना, तो अब वहां दिमाग लगाना है कि वातावरण की बात किसने की थी। वातावरण ही तो था, वो माहौल ही तो था कि ऐसी जगह बैठा हूँ, शांतचित्त स्थान है, अनुकूलित वातावरण है, तो ऐसी जगह पर ये स्किनर महोदय का बड़ा योगदान नजर आएगा। तो ऐसी व्यवस्था के साथ जुड़े रहिएगा। ये नहीं कि परिभाषा आपको याद ही नहीं है और फिर आप ये सोच के जाने बस सही परिभाषा पूछ ली जाएगी, ऐसा करना ही गुनाह है। हम भाषा को अपने आसपास के वातावरण से जोड़ता है। ये स्किनर साहब जो कह रहे हैं, वाकई में व्यक्ति भाषा को अपने आसपास के वातावरण तथा माता पिता से सीखता है। इनका मतलब हुआ कि हम किसी भी भाषा को अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। किसी दोस्त की भाषा को अनुकरण कर सकते हैं, किसी अलग जगह बैठ कर, किसी अनुकूलित वातावरण में बैठ करके अलग अलग भाषाओं को सीखने का ये हमारा प्रोसेस भाई जन्म जन्मांतर है, निरंतर चलता रहता, आपको पता ही है, और ये प्रोसेस चल ही रहा है। स्किनर की बात हम लोग बात करते हैं, एक सैम्पियर करके होगा वार्फ साहब का, सैम्पियर वार्फ। ये इनकी बात बड़ी बेहतरीन है, वाकई में इनका अपना एक बड़ा अच्छा सा मानना है। इन्होंने कहा व्यक्ति भाषा वह माध्यम है, यानी व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से, व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से, व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से
व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से पूरे विश्व को देखता है, पूरे विश्व को देखता है, समझता है तथा उसके बारे में सोचता है, ये चीज ध्यान दें। व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से पूरे दुनिया को देखता है। इसका मतलब क्या है? मतलब मेरी जैसी भाषा है, मेरा जैसा कार्य है, मेरा जैसा कार्य क्षेत्र है, मेरा जैसा वर्क है, जैसा मैं अपने आप को ढालता हूँ वैसे ही तो मुझे पूरी दुनिया नजर आती है ना। अगर मैं चोर हूँ तो मुझे पूरी दुनिया चोर ही नजर आएगी, क्योंकि मैं अपने कार्य को बुरा क्यों कहूँगा। अगर मैं एक स्टूडेंट्स की भूमिका में हूँ तो वहीं एक जगह मैं विफल होता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ये नहीं सोचते कि लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो अपनी तरीके से सोच लेते हैं। वहाँ भी देखो सही हो रही परिभाषा, क्योंकि आप यही सोच रहे हैं कि कोई पढ़ नहीं रहा है, अब क्या, अब तो नर्वस हैं, सीटेट आने वाला है। कुछ लोग दिमाग में ये भावना होगी सीटेट यार बड़ा टफ होता है, ये हल करने लायक ही प्रश्न नहीं आते इसमें, जाने दो क्या पढ़ें, छोड़ो इसको, जो होगा देखा जाएगा, वैकल्पिक व्यवस्था है, चुनाव कर लेंगे, कहाँ सीटेट में कोई वैकेंसी जा रही हैं, ऐसा सोच करके वो जाएंगे भी पेपर देने, अपना अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, दोस्तों के साथ घूम घाम करके चले भी आएंगे। आप ऐसा मत करिएगा, आप केवल घूमने ही ना जाएं, आप घूमे भी। मैं हर एक कार्य क्षेत्र का बड़ा मोटिवेटेड हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ आप घूमें, लाख घूमें, बहुत खेलें, बहुत कूदें, हर तरीके का जो भी आप करना चाहें करें, लेकिन आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिसके लिए जा रहे हैं, इसके लिए भी तो आपका वर्क होना चाहिए, इसके लिए भी आपका काम होना चाहिए। तो पूरी दुनिया जैसी आप सोचोगे, जैसी आपकी भाषा है वैसी तुम्हें नजर आएगी, वैसी आपको नजर आएगी। इन्होंने कहा व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से पूरे विश्व को देखता है, इसकी जैसे विचार हैं, जैसी इसकी भाषा, उस हिसाब से इसको पूरी दुनिया नजर आएगी, और इसी भाषा से वो पूरी दुनिया को देखता है, उसके बारे में समझता है। देखना मैंने लिखा, उसके बारे में समझता है तथा उसके बारे में चिंतन भी करता है, उसके बारे में सोचता भी है। तो किसके तहत? अपनी भाषा के तहत। मैं अगर अमेरिका के बारे में सोच रहा हूँ, अमेरिका में जो कुछ भी भाषा बोली जा रही है, परंतु मैं अगर उसके बारे में सोच रहा हूँ, वहाँ नदियाँ हैं, वहाँ जल हैं, वहाँ पर्वत होंगे, वहाँ ऐसे लोग रहते होंगे, तो मैं अपनी ही तो भाषा में सोच रहा हूँ। यानी ये सारे क्रियाकलाप हम अपनी भाषा में ही संपादित करते हैं, इस बात को ध्यान देना। तो ये चीज सैम्पियर वार्फ साहब बोल चुके हैं। स्किनर साहब कहेंगे अब, स्किनर साहब कहते हैं कि भाषा यानी व्यक्ति भाषा अपने माता पिता व्यक्ति भाषा अपने माता पिता तथा आसपास के वातावरण से सीखता है, आसपास के वातावरण से सीखता है, वातावरण से सीखता है। व्यक्ति भाषा अपने माता पिता तथा आसपास के वातावरण से सीखता है। चलो कोई बात नहीं, सीखने दीजिए। हम क्या करने वाले हैं? हम आपसे इस परिभाषा के तहत ये बताने वाले हैं कि आपकी भाषा पे आपके वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आप जिस माहौल में रहेंगे आपकी भाषा वैसी होनी लाजमी है। बात किसने बोली? स्किनर साहब ने। उन्होंने कहा कि वातावरण का प्रभाव पड़ेगा तथा आपने जो सीखा है मजबूती के साथ आपके ऊपर मातृभाषा हमेशा हावी रहती है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपकी मातृभाषा आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना, क्योंकि आपसे वो फिर जाने वाले नहीं, क्योंकि वो हमारी पहली सीढ़ी थी, हमारी पहली भाषा थी। हमारे स्किनर साहब कह रहे हैं कि व्यक्ति भाषा अपने माता पिता तथा आसपास के वातावरण से सीखता है। एक परिभाषा से केवल इतना ही अर्थ मत निकालिएगा। वातावरण से सीखने का मतलब मेरा दोस्त मेरे साथ किसी जगह बैठा है, मेरा दोस्त मेरे साथ किसी अनुकूलित वातावरण में किसी शांत जगह बैठा है, वो मुझसे बार बार किसी दूसरी भाषा का जिक्र किए जा रहा है जिससे मैं पूरी तरीके से अनभिज्ञ हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैंने उसका अर्जन कर लिया, मैंने उसका अधिगम कर लिया, मैंने उसे सीख लिया है। अतएव मेरे ऊपर किसका प्रभाव पड़ा है? तो वहाँ के वातावरण का, क्योंकि हम इस चीज को समाज से या वहाँ के वातावरण से अर्जित करके ला रहे हैं। इस बात को बार बार दोहराने का प्रयास किसने किया है? स्किनर साहब ने किया है।
हमें हर परिभाषाओं का एक निचोड़ निकाल लेना चाहिए। ऐसा कर लेने से हमें ये परिभाषा कंठस्थ होती हैं तथा साथ साथ वो हमारे साथ साथ रहती हैं। जैसे स्किनर साहब की बात अगर आप ध्यान रखोगे, स्किन से संबंधित, स्किन संबंधित स्किनर, स्किन यानी त्वचा, त्वचा प्रभावित होगी तो वातावरण से, ऐसा कुछ बना लो एक सेंटेंस, एक प्रक्रिया अपने जहन में। तो ये स्किन साहब वातावरण से जुड़ करके आपको बहुत कुछ भाषा पेडागॉजी में बता रहे होंगे, है ना। इसलिए ये जरूरी है। स्किनर यानी स्किन, स्किन यानी प्रभावित होगी किससे, आपके इस वातावरण से। अगर इस स्किन वातावरण से प्रभावित हो रही है तो वातावरण से भाषा पर विकास का जोर किसने दिया था, स्किनर साहब ने दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे और वो बात आपको याद रह जाएगी। अब देखिए पियाजे साहब की बात करें। पियाजे साहब कहते हैं विचार भाषा के पहले आता है। विचार जो है वो भाषा के पहले आता है। कोई बात नहीं, इनको आने दीजिए। विचार भाषा के पहले आता है, मैं यहाँ रोक नहीं सकता, लेकिन इनकी जो आगे वाली लाइन है वो बड़ा बेहतर है। विचार भाषा के पहले आएगा लेकिन वो भाषा को निर्देशित भी करेगा। ये बड़ी अच्छी लाइन थी। विचार भाषा के पहले आता है तथा भाषा को निर्देशित भी करता है। भाषा को निर्देशित भी करता है, ये बड़ी अच्छी बात है। भाषा को निर्देशित भी करता है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, ये ट्यून इनका अच्छा लगा, ये लाइन इनकी अच्छी लगी। विचार भाषा के पहले आएगा, यानी हमारा जो विचार, हमारी जो भाषा है, हम जिस भाषा का प्रयोग आपके सामने कर रहे हैं उसके पहले मेरा विचार बना था। उसके पहले मैंने इस बात को सोचा कि मुझे ऐसा करना होगा। उसके बाद मैंने ये सीटेट की स्पेशल क्लास आपके सामने लाई है। क्योंकि अगर मेरा विचार ना होता तो शायद मेरे कार्यदायित्व तो आपके सामने इस तरीके से खड़े होकर के डंके की चोट पर आपको आपका मनोबल ना बढ़ा रहे होते। शायद अगर हमारे अंदर ये विचार पनपे ना होते तो हम आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे आए होते। लेकिन हमारा विश्वास है कि मेरे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए, हमसे जुड़े हुए, हमसे नाता रखने वाले अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर या अनसब्सक्राइबर लोग, जो भी सब्सक्राइब किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन जो वॉच कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सचमुच उनका भला हो, इस उद्देश्य से उनका ये अभिप्राय है। मेरा सीटेट स्पेशल हिंदी की पीडागाजी की क्लास इसलिए है कि आप जाइए, वहाँ बैठिए और मजबूती के साथ आइए। हम थोड़ा सा लेट आए हैं लेकिन आप दुरुस्त आए हैं, हम थोड़ा सा देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। मुझे ये लग रहा है कि अच्छा काम करके जाना है और आपका यहाँ प्रतिफल बेहतर हो जाएगा। तो ये देखिए, विचार भाषा के पहले आ गया ना, तो पहले विचार आया फिर भाषा आपके सामने प्रलक्षित हुई। इस बात को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाषा को निर्देशित भी करेगा विचार। इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी भी समाज में, किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर किस तरीके के बिहेवियर, किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे विचार बना रहे हैं। यानी हम किसी माहौल में अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए हैं और अपने विचार हमारे बदले हैं और हमने अच्छे अच्छे शब्दों का घोर तरीके से अनिंदनीय या निंदनीय तरीके से प्रयोग किया है, जिससे पूरा समाज हमें भला बुरा कह रहा है। क्योंकि हम वहाँ जाके खड़े हुए, वो गाली गलौज करने लगे, अच्छे बुरी बातों को भूल करके पूरे समाज को त्याग करके हमारे विचार अलग गलत हो गए और हमने गलत तरीके की भाषा का प्रयोग किया। तो ये सिद्ध होता है कि इन्होंने ऐसा किया है, पियाजे साहब ने, बिल्कुल बहुत सही है। यानी एक बच्चा, देखो कितनी बेहतरीन बात है, एक सम्मानित भ्रांत परिवार का बच्चा अपने दोस्त के साथ निरंतर किसी कंट्रीब्यूशन में, यानी किसी क्षेत्र में किसी योगदान करने के लिए या उसके साथ टहलने घूमने के लिए प्रतिदिन डेली 4 बजे शाम को जाया करता है। इसके बाद उसका वो रूटीन बन गया, यानी आगामी लगातार कई दिनों तक वो ये काम करता रहा, कई दिनों तक लगातार निरंतर ये काम उसकी प्रक्रिया संपादित कर रहा है। तो एक दिन होता क्या है, जो साथ जाने वाला व्यक्ति था और ये दोनों किसी भी समाज, किसी भी दृष्टिकोण, किसी अनुकूलित वातावरण से प्रभावित होकर के इन लोगों ने स्मोकिंग करना सीख लिया, गलत आदतें सीख ली इन लोगों ने, और वो अब लगातार निरंतर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही हुआ कि इसका उस बच्चे के साथ, जिसके साथ ये जा रहा था, जिसे अपना ये फ्रेंड मान रहा था, उसके साथ ये बैठे बैठे उसके विचार को ग्रहण कर रहा था। तो पहले इसने विचार को ग्रहण किया, फिर अपने आप में इसने परिवर्तन ला दिया और अपनी माँ को और अपने भाई को, अपने पिता को अलग अलग लहजे में अब उसने पुकारना शुरू कर दिया। यानी वो भाषा इसकी परिवर्तित हो गई। वुडवर्थ साहब ने कहा कि व्यवहार में परिवर्तन आना ही अधिगम है, व्यवहार में परिवर्तन आना ही अधिगम है। वो जब परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है कि व्यवहार में रूपांतर हो रहा है, वो गेट्स साहब रूपांतर, व्यवहार में रूपांतर गेट्स साहब,
सीखना विकास की प्रक्रिया। उडवर्थ साहब ध्यान देना, ये थोड़ा सा मुखाबिर से हल्का सा परिभाषा उलट फेर किया हमने। तो व्यवहार में जो रूपांतर हो रहा है किसने कहा था? गेट्स साहब ने कहा था। और सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये बात बोली थी उडवर्थ साहब ने। देखना कितना अच्छा मिल रहा है उन लोगों से, उनसे जो गए हैं मार्केट, जो लोग टहल रहे हैं मार्केट। इस उदाहरण को मिथक ना समझिएगा, ये उदाहरण आपके जहन में अगर बन गए हैं तो आप जब एग्जाम में बैठे होंगे ऐसे वैकल्पिक व्यवस्थाओं को आप चुटकी में हल कर देंगे, वहाँ समस्याएं नहीं रहेंगी। ये बात मान के चलें, क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, आपके सामने जो व्यक्ति मुखातिब है, वो ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा है। वाकई में हमने सीटेट का कई बार एग्जाम दिया, तो इसलिए हमें इस बात का पूरा ज्ञान है, अवलोकन है। मैं आपके सामने झूठी चीज़ें क्यों प्रसारित कराऊंगा या क्यों करूंगा? आप विश्वास के साथ जुड़े, आपके चैनल पर ऐसा करने का तात्पर्य हमारा था कि आपके साथ साथ मैं आपके एग्जाम में चल सकूं, आपका मोटिवेशन कर सकूं, आप बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार हो सके, आपके साथ हम भी हैं ये मान सकें। ये क्लियर हो गया? तो पियाजे साहब की बात क्लियर हुई। अब देखना जरा, एक स्क्रीन पर और ला रहा हूं मैं वाइगोत्स्की साहब की। वाइगोत्स्की इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा ये सब फर्जी बात ना करो, विचार और भाषा दोनों अलग अलग मतलब हैं। वाइगोत्स्की साहब, इनका अलग अनुसरण था, ये भी सही निकलेंगे। अभी देखना जरा, विचार और भाषा, विचार और भाषा दोनों अलग मतलब हैं, दोनों अलग अलग मतलब हैं, यानी अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। विचार और भाषा दोनों अलग अलग हैं, जो आगामी 3 से 4 वर्षों में विलीन हो जाएंगे, 3 से 4 वर्षों में विलीन हो जाएंगे। यानी विचार और जो भाषा है ये दोनों अलग अलग मतलब हैं, जो आगामी से 3 से 4 वर्षों में विलीन हो जाएंगे। यानी ना विचार का कोई लेना देना रह जाएगा, ना भाषा का। यानी विचार और भाषा एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। ये बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, ये इस परिभाषा का थोड़ा सा उलट फेर था, क्योंकि हमारे जो विचार हैं बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, वो भाषा में कन्वर्ट हो जाएंगे, या भाषा विचारों में कन्वर्ट होकर के अपने नए रूप को धारण कर लेगी। ये पक्की बात है, ऐसा हो भी जाता है। तो वाइगोत्स्की साहब की एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूं, रोचक जानकारी समझ के चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लग रहा हूं। एक है सामाजिक वाक, सामाजिक वाक, सामाजिक वाक की बात कर रहा हूं। एक मैं निज वाक की बात करूंगा, निज वाक, और एक मैं मौन वाक की बात करूंगा। ये अलग अलग वाक, यानी अलग अलग प्रकार के ये दृष्टिकोण, अलग अलग प्रकार की ये काम, ये 2 वर्ष वाले बच्चे, ये आपका 3 से 5 वाला, और ये 6 वर्ष के बाद वाला, 6 वर्ष के बाद वाले बच्चे इस क्रियाकलाप को अंजाम देंगे। इसका मतलब समझना जरा। वाइगोत्स्की साहब कह रहे हैं कि सामाजिक वाक जो होता है, यानी 2 वर्ष का अमूमन बच्चा जो कुछ भी वाक करता है, जो कुछ भी अपने वाक पर से उच्चारित करता है, जो कुछ भी समाज में उसे मिलता है, वो सीख करके वही समाज की दी हुई चीज़ों को सामाजिक वाक करता है। यानी 2 साल का बच्चा अपने आप कुछ नहीं करता है, उसे जो आप बता रहे हो वही अनुसरण करता है, उसी को सामाजिक वाक्य के रूप में आपके सामने प्रदर्शित कर देता है। ये तो क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप जान रहे हो भाई, आपके पास आपके सामने बच्चे हैं, आप जान रहे हैं, कोई 1 वर्ष का बच्चा हो, 2 वर्ष का बच्चा हो, आप उसे जो सिखाओगे वही वो कन्वर्ट करने का प्रयास करेगा। मुश्किल से कर भी पाता है तो अपने तरीके से क्या निकालेगा वो, है ना। ध्यान दीजिए, निज वाक की बात मैं करूं, निज वाक, तो जो निज वाक वाला मसला है, इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि निज वाक में 3 से 5 वर्ष का, 3 से 5 वर्ष का जो बच्चा है, जब वो 3 साल का हो जाएगा, आप देखो, आप अपने ही जीवन क्षेत्र, अपने ही कार्यशैली में लगा करके देखो, तो 2.5 से 3 साल या 5 साल के आसपास के बच्चे, ये कोई कसम नहीं खाई गई है, लेकिन इतना लगभग आंकड़ा होता है, इससे वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव करना आसान हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज के बच्चे थोड़ा एक्टिव है, तो 2.5 साल के बच्चे ही थोड़ा जल्दी अपना क्रियाकलाप दोहरा देते हैं। तो 2.5 से 3 साल के जो बच्चे हैं, वो हम लोगों से जब बात करते हैं तो हमें लगता नहीं कि हम वो कुछ अलग करना चाह रहे हैं। हम लोगों से बात करते करते उनके अभिप्राय, उनके रिलेटिव, उनके तरीके थोड़ा अलग हो जाते हैं, वो हमारे नाम लेने लगते हैं, और जिसकी कल्पना हमें नहीं होती। कुछ वो ऐसे वाक्य बोल जाते हैं जिनसे हम भाव विभोर हो जाते हैं, और खुशीपूर्वक पूरे घर में दौड़ दौड़ के बताते हैं, अरे देखना जरा, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा है। क्योंकि आपको कल्पना इस बात की नहीं थी, आपको विश्वास नहीं था कि वो ऐसा बोल सकता है, लेकिन उसने बोला। तो वो जो बोला है वो उसका निजी वाक है, उसको
उसको आपने दिया नहीं है, वो निज वाक है, उसका उच्चारण करने का मन था, उसने अपने मन से सोचा है और खुद आके उच्चारित किया है, इसलिए मजा आया आपको। अब जरा ध्यान देना, मौन वाक की बात क्या होगी। मौन वाक का मतलब 6 वर्ष के बाद हम जैसे आज तक हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चिंतन करते हैं, सोच समझ करके किसी धारणा को आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। हम अपने मन मस्तिष्क में ये सजा रहे थे कि ये बात सही है कि गलत है, ऐसा करना उचित होगा कि नहीं होगा, अनुचित होगा, गलत होगा, जो भी हो, तो हम ऐसी धारणा को बनाते हैं, इसके बाद जाते हैं, फिर वो काम करते हैं। स्किनर साहब का जहाँ हमने लिखा है व्यक्ति भाषा को अपने आसपास के वातावरण तथा माता के पिता से सीखता है, ये सारी चीज़ें, अब मुझे लगता है कि आप ये कन्फर्म कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है कि यहाँ भी कोई डाउट है आपको? यहाँ कोई डाउट नहीं हो सकता है आपको। जो हमने चोम्स्की साहब का बात किया, चोम्स्की साहब जिन्होंने कहा, ये परिभाषा बहुत स्टार है, इसे याद रखिएगा। चोम्स्की साहब ने कहा कि भाषा अधिग्रहण यंत्र किसके पास है? मनुष्य के पास। भाषा अधिग्रहण यंत्र किसके पास है? तो ये मनुष्य के पास है, जो 5 वर्ष तक संचालित रहता है, यानी 5 वर्ष बाद ये अधिग्रहण करने की क्षमता जो बहुत तीव्र थी, उन 5 वर्षों तक वो पूर्णतया नष्ट हो जाती है, मानना था उनका, चोम्स्की साहब का। उनका एक अलग परिभाषा था, उनका मनुष्य में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात है। मनुष्य में भाषा को अर्जित करने का क्षमता कैसा है? अर्जित करने की क्षमता जो है वो कैसी है? जन्मजात है। ये इनका अपना मानना था, इनका अपना दृष्टिकोण था। उनका कहना था कि चोम्स्की साहब का कि भाषा का अधिग्रहण यंत्र मनुष्य के पास 5 वर्ष तक रहता है और वह अर्जित करने की क्षमता उसके पास जन्मजात है। तो भाषा को अर्जित करने की क्षमता जन्मजात है, ये बात किसने बोली? नोमोन चोम्स्की साहब। ये पूछी गई एग्जाम में और बहुत स्टार ये प्रश्न, इसको ध्यान देना। और भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में बात किसने की? तो इन्होंने की। इसलिए आपसे देखिए कभी पूछा जाता है तो आप कहते हैं 2 से 5 वर्ष का जो बच्चा है उसके पास सीखने की क्षमता बहुत ही तीव्र गति से होती है। उस समय जो कुछ आप बोलते हैं बहुत जल्दी वो अनुकरण करता है, बहुत जल्दी वो सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके पास एक विशेष प्रकार का यंत्र काम कर रहा है ना, जिसका नाम है अधिग्रहण यंत्र। तो ये बात चोम्स्की साहब ने बोल दी है। तो सारा ये पैटर्न जो परिभाषा से जुड़ा रहा, जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने मैंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया, वाकई में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। आप इसे बेहतर ढंग से समाहित करने का भी प्रयास करें, क्योंकि ये जरूरी पहलू है जो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। कुछ और बात मैं अभी लगे हाथ आपके सामने करने का काम कर रहा हूँ। जैसे जहाँ भाषा की मैंने शुरुआत की, जहाँ हमने बात की कि भाषा के रूप कितने हैं, भाषा के प्रकार कितने, तो आपने कहा सर लिखित, मौखिक और सांकेतिक, जिसमें हमने आपको शुरुआत में ही सबसे पहले एक महत्वपूर्ण कन्वर्जन, एक महत्वपूर्ण टॉपिक से इस सेशन की शुरुआत की, जहां हमने कहा कि लिखित भाषा सबसे या सर्वाधिक अस्थाई है। अस्थाई तो सब है, ऐसा नहीं कि सब मिट जाएंगे। जहन से खुद से उच्चारित किए गए शब्द भी नहीं मिटते दोस्त। किसी को भला बुरा कह दो वो बात जाती नहीं है। अच्छी बातें तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन बुरी बातें मेरे हिसाब से एहसास बनकर लोगों के अंदर समा जाती है। इसलिए आपकी तमाम की गई अच्छाइयाँ वो बुरी बातों से ढक दी जाती हैं। आप बहुत ही अच्छा काम किए होंगे, बहुत ही बेहतर काम करके आए होंगे, अपने जीवन शैली में बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे होंगे, लेकिन अगर किसी दिन आपने एक भी काम बुरा कर दिया तो तमाम उन अच्छाइयों को वो ढक देगा, क्योंकि उस इंसान की गलती नहीं है। वो इंसान अब मजबूर है बेचारा, क्योंकि उसको और कुछ मतलब उसके मस्तिष्क में और कुछ आता ही नहीं है। वही गलत चीज़ें जो गलत हुई रहेंगी वो आएंगी, सही चीज़ें तो कभी आती नहीं है। इसलिए तो पेडागाजी का एक नियम है, मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी कार्यशाला है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। तो मेरा काम ये था कि भाषा के जहाँ हमने रूप की बात की, प्रकार की बात की, वहीं भाषा के अंग की बात अगर कर ले एग्जामिनर तो क्या जवाब होगा आपका? लिपि का होगा, देना जरा इसे, बोली का देना, साहित्य का देना, साहित्य देना, लिपि, बोली, साहित्य, और एक बात करना आप उससे व्याकरण की। व्याकरण इसलिए जरूरी क्योंकि इसके भी 4 अंग हैं, वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य है। आपके मन मस्तिष्क में एक धारणा बनी हुई, सर सीटेट में तो व्याकरण आता नहीं है, गलत बात है। सीटेट की शुरुआत होगी जब हिंदी प्रश्नोत्तरी से आप मुखातिब होंगे, तो वहाँ पहले आपको एक गद्यांश मिलता हुआ आपके सामने दिखेगा। आप उस गद्यांश को एक कहानी सादृश्य पढ़ रहे होंगे, पढ़ने के बाद उसको आप रिवाइज तौर पे दोबारा पढ़ रहे होंगे, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों का आप जवाब दे रहे होंगे। उसी संबंधित प्रश्नों में आपको लिखा मिलेगा कि पाप और पुण्य में कौन सा समास है।
वहीं लिखा मिलेगा माता पिता में कौन सा समास है, वहीं लिखा मिलेगा भगवान में कौन सा समास है, वहीं लिखा मिलेगा कि रामायण में कौन सी संधि है, क्योंकि वो उसी कहानी से, उसी गद्दांश से ऐसे शब्दों को उठाते हैं तथा उनसे संबंधित आपसे फिर व्याकरणिक योग कराते हैं, व्याकरणिक बात कर लेते हैं। और हमें लगता है कि व्याकरण नहीं पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछा जाता है, विलोम पूछा जाएगा, संधि समास, यहाँ तक कि रस अलंकार भी आपके सीटेट में आ चुका है। और ये सारी बातें बहुत ही जरूरी है कि मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने अभी भी कुछ मिस किया हो आप तैयार हो जाइए, मेहनत कर लीजिए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है मेरे दोस्त, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए तो मैंने सोचा कि हमसे देर तो हुई है लेकिन इतनी भी नहीं हुई है कि कुछ काम ना कर सकें, है ना। होगा, देखा जाएगा, सफलता असफलता हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हम वर्क ही ना करें ये गलत बात है। हम सफल होने के लिए तब तक प्रयासरत रहेंगे जब तक हम असफल हो रहे हैं। हम कभी भी असफलता को गुनाहगार नहीं मानेंगे, हम अपना प्रयास 100% देंगे, लगातार जुड़ेंगे, लगातार काम करेंगे, अनवरत रहेंगे। ये मेरा जो चैनल, जो मैंने आज के आपके सामने ये प्रोवाइड कराने का, ये सेशन लाने का जो प्रयास किया है, इसका सीधा सीधा एक ही उद्देश्य था कि आपका बेहतर हो, आप सक्सेस हो पाए, हम आपके साथ मुखातिब रहें, आपके साथ जीवित रहें, जीवंत रहें, ये काम कर सकें। नहीं तो आप कहेंगे सर मेरे चैनल से तो सीटेट जैसी कोई चीज़ आई नहीं, इसका मतलब यहाँ सर ये काम नहीं कर सकते हैं। मैं हर वो काम कर सकता हूँ, मैं ठान लूँ तो कर सकता हूँ, और आप भी ठान लेंगे जिद तो सारे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ केवल बस इतनी सी समस्या है जिसे मैं बार बार कहता हूँ, संसाधन। वो संसाधन जिस दिन इस लकड़ी के बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में बदलूंगा, उस दिन आप ये मान के चलें कि आप विभिन्न प्रकार के कार्यशैली से मुखातिब हो पाएंगे, ऐसे ऐसे क्लासों से मुखातिब होंगे जिसकी कल्पना आपने नहीं की है। और मैं पूरे मनोवेग से, पूरी शिद्दत से जुड़ूंगा, और आप भी पूरे शिद्दत से तैयारी करें। आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पूरा फुल कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा, चाहे दिन हो वो चाहे रात, लगातार अंजाम दूंगा, ये बात मान के चलें। थोड़ा सा इसमें देर से आए हैं, लेकिन जो भी लाए हैं ये आपके लिए एक सुनहरा सा ही अवसर है। मैं मान के चलूँ कि आप इसका रिवीजन कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ के आप बैठे हैं, मैं आपके केवल मस्तिष्क में ऐसे ही चोट लगा रहा हूँ कि आप जागें, क्या याद है आपको, क्या याद है आपको, क्या याद है आपको। तो आपको लगा हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ सर, हम रेडी हैं। अगर इस तरीके के काम कर पा रहे हैं आप, तो कोई ज़रूरी नहीं है, अब तो मैं आज कहूँगा ही नहीं, ना लाइक करना है, ना शेयर करना है, ना ही कोई कमेंट करना है। आपको केवल पढ़ना है, ये सेशन केवल इसलिए है, केवल आप पढ़ें, नो लाइक, नो कमेंट, नो सब्सक्राइब, कुछ भी ना करें, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इस जगह से। आप केवल इतना करें, आपका भला हो, आप बेहतर कर पाएँ, यही ज़रूरत है मेरी। अगर ये आपके कुछ भी लाभकारी साबित हो जाए, ये मेरी उम्मीद है, मेरी भावनाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। अगर ऐसा हो गया तो आप फिर आके कमेंट करिए, फिर वो कमेंट कारगर होंगे, वो लाइक कारगर होंगे कि आपने किया है, आपकी मेहनत रंग लाई है। तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने साथ रख चुके होंगे, सारी बातें हो चुकी हैं, और हम अब मुखातिब होंगे आपसे नए कंटेंट में। हो सकता है इसी कंटेंट को आगे बढ़ा रहे हों, आप तैयार हो जाइए। आगामी 2 से 4 दिन मैं सीटेट की बेहतरीन क्लासें आपके सामने प्रोवाइड कराने वाला हूं। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।